देखिए दोस्तों, 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान 20 से भी ज्यादा बार आईएमएफ के पास लोन के लिए भागा है और अब वो एक मेजर बेल आउट प्रोग्राम के बीच में है। और दूसरी तरफ हमारा इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट में से एक बन चुकी है, सेम रीजन और 1947 का सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज के इस एपिसोड में हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, जैसे कि मिलिट्री स्पेंडिंग, डेब्ट स्पाइरल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में, और एक 65 साल के ऐसे ट्रीटी के बारे में जिसको लेकर पाकिस्तान हमें वॉर थ्रेट्स दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब 1947 का पार्टीशन हुआ था ना, तब लगभग दोनों ही देश सेम स्टार्टिंग पॉइंट में थे। दोनों ही इकोनॉमिकली वीकर और फ्रैजाइल देश थे जो कि हाल ही में आज़ाद हुआ था, और दोनों देशों की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों देशों की पॉपुलेशन पार्टीशन के ट्रॉमा से गुजर रही थी। और कोई अगर उस वक्त न्यूज़पेपर पर देखता कि दोनों ही देश 80 साल बाद इतने अलग लेवल के स्टैंडिंग्स में खड़ी होंगे तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो अब असली सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आखिरकार पाकिस्तान कंगाल क्यों रह गया। असली सवाल तो ये है कि हमारा इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले इतना आगे कैसे चला गया। तो चलिए मिलिट्री स्पेंडिंग के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपने नेशनल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आर्म्ड फोर्सेस पर स्पेंड किया है। अगर हम पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से देखिए तो उनका मिलिट्री स्पेंडिंग टू जीडीपी रेशियो दुनिया के बाकी सारे देशों से कई ज़्यादा है। और सिर्फ इसके चलते ही जो पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगने वाला था, वो पैसा आतंकवाद और उनके मिलिट्री स्पेंडिंग्स पे लग रहा है। और इसी के चलते उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। अरे भाई, उनके तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। और ये सब जो है ना, सिर्फ 1 या 2 साल के डिसीजंस के चलते नहीं हुए हैं। ये सब हुआ है उनकी होम ग्रोन टेरर फंडिंग के चलते। वो अपने मिलिट्री और अपने टेरर ग्रुप्स को इतना ज़्यादा फंड करते हैं कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं किया, और अब हर जगह वो हाथ फैलाकर भीख मांगते रहते हैं। अरे आप ये सोचिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना 2025 में, तब वो सिर्फ 2 दिन के वॉर के बाद ही जाके आईएमएफ से भीख मांगने लगा था कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो। मतलब मुंह से तो इनकी मूंगफली भी नहीं टूट रही है, लेकिन पिछवाड़े से ये अखरोट तोड़ने के ख्वाब रखते हैं। अजीब लोग हैं भाई। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे बड़े रीजन की तरफ, जो कि है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और सिर्फ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाकी सारे प्रॉब्लम्स को और एम्पलीफाई कर देती है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनकी सरकारें बहुत बार बदल चुकी है या फिर उन्हें डेलिबरेटली गिराया गया है। अब चाहे वो उनके मिलिट्री के प्रेशर के चलते, जुडिशियल इंटरवेंशन के चलते या फिर सिविलियन लीडरशिप के कांस्टेंट बदलाव के चलते हो, रीजन चाहे जो भी हो। देखिए, सिर्फ बिजनेस के टर्म्स से आप इसका इम्पैक्ट समझिए। आप सोचिए कि आप अगर एक फॉरेन कंट्री में हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आखिर अपनी फैक्ट्री लगानी कहाँ है, और आपको ये एश्योरेंस चाहिए कि टैक्स रूल्स, ट्रेड पॉलिसीज और बेसिक लॉ एंड ऑर्डर अगले 5 से 10 साल तक कम से कम स्टेबल रहें। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर किसी भी देश में हर अगले साल में कूड डेटाट हो या फिर मिलिट्री प्रेशर के चलते सरकारें चेंज हो या बार बार दंगे हो, तो आप खुद सोचिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स क्या उस देश में करना चाहेंगे जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके फैक्ट्रीज और आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई भी सेफ्टी नहीं है। और ठीक यही वजह है दोस्तों जिसके चलते अब तक वो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। और दूसरी तरफ हमारा भारत देश एक इकोनॉमिक स्प्रिंट में है। अब बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ, और यहाँ नंबर्स बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़े डेब्ट स्पाइरल यानी कि एक बहुत बड़े कर्ज के भवंडर में फंस चुका है। देखिए, रिसेंट आईएमएफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 के एंड तक पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स $16 बिलियन के आसपास थे, जो कि मिड 2025 तक $14.5 बिलियन था। यानी कि आईएमएफ के सपोर्ट के चलते उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। देखिए, आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान का कंडीशन धीरे धीरे बेटर हो रहा है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आगे जाकर इन्हें क्या क्या चीजें कवर करनी है। उन्हें 24 करोड़ यानी कि 240 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के लिए ऑयल इंपोर्ट्स, फूड इंपोर्ट्स और उनके पुराने कर्ज का पेमेंट भी करना है। अब आप ये समझिए दोस्तों कि जब ये कुशन कम होने लगता है, तब वो देश दूसरी चीजों को इंपोर्ट नहीं कर पाता है और घूम फिर कर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि वापस कर्जा लेना।
ताकि वो सिर्फ सरवाइव कर सके। और यही लूप है दोस्तों जिसमें पाकिस्तान 1958 से फंस चुका है, क्योंकि 1958 से लेकर अब तक वो आईएमएफ से 20 से भी ज्यादा बार लोन ले चुका है। और हर एक आईएमएफ लोन अपने साथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेके आता है, जैसे कि तुम अपने सब्सिडीज कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ और अपने खर्चे पूरी तरह से कम करो। और इसके चलते ऑन पेपर तो उनका हिसाब स्टेबल हो जाता है, लेकिन उनके पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है दोस्तों। देखिए पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है दोस्तों, और जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी उनके पास है ना, वो भी सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि अभी भी उनका इन्फ्लेशन 7.3% पर है। और हमारे देश के तरफ से उनके लिए एक नया तोहफा गया है, जिसके चलते वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रहे हैं। और वो तोहफा है दोस्तों द इंडस वाटर ट्रीटी। और यही ट्रीटी का तोहफा पाकिस्तान को पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों 2025 में जो पहलगाम का अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 26 सिविलियंस मारे गए थे और उन्हें उनके धर्म के नाम पे मारा गया था, ये हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी टेरर अटैक के चलते पाकिस्तान पर हमारे देश ने एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया था। और वो सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं था दोस्तों, हमारे देश ने 65 साल पुराने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानना है तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन करी गई थी, जिसके चलते ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर बेसिन है उसके बीच का पानी कैसे डिवाइड हो। अब आप ये समझिए दोस्तों कि इस ट्रीटी का सस्पेंशन पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए दोस्तों पाकिस्तान के हर 10 में से 9 लोग इसी रिवर बेसिन के आसपास में रहते हैं। और आप सोचिए कि उनके देश की 90% से भी ज़्यादा खेती इसी पानी पर डिपेंडेंट है। उनकी ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि उनके बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं नदियों पर बनाए गए डैम से आते हैं दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी ट्रीटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है, जो कि खुद अब सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के भरोसे चल रहा है। वो हर जगह से उधार लेके बस बैठा हुआ है। और इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के चलते पाकिस्तान अब पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पर आ चुका है। और 3 जुलाई 2026 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोकेगा तब तक ये ट्रीटी पूरी तरह से सस्पेंडेड ही रहने वाला है। यानी कि पाकिस्तान को पानी मिलने की संभावना तब तक नहीं है जब तक वो आतंकवाद को फंड करना पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। और ये मामला दोस्तों काफी ज्यादा हीटअप हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उनकी वाटर सिक्योरिटी पर थ्रेट आ चुका है तो वी विल गो टू वॉर। मतलब एक कंगाल देश हमें वॉर की धमकी दे रही है दोस्तों। खाने पीने के तो इनके वांदे लगे पड़े हैं, लेकिन इन्हें वॉर करने की चुल है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि ये आखिरकार किस पोजीशन में है। ये खुद जिंदा रहने के लिए तो यहाँ वहां से लोन लेकर जी रहे हैं, उनका देश का काम ही चल रहा है यहाँ वहां के उधार से, लेकिन ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं कि हम आपके साथ वॉर कर देंगे अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन नहीं हटाया। अरे यार तुम लोगों के खाने के वांदे पड़े हैं और तुम वॉर करने की बात कर रहे हो। थोड़ा तो सेंस लगाओ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा। अब पाकिस्तान को तो रोस्ट करना खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से पाकिस्तान को हमारे इंडिया ने धूल चटा दिया है और उसे बर्बादी के कगार तक लाकर छोड़ दिया है। देखिए दोस्तों सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है हमारे गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, तब से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सबसे बड़ी बात हमारे देश के मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है। चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी, हम हर तरह से सशक्त और सक्षम बन चुके हैं। और इसी के चलते दोस्तों दुनिया भर की कंपनीज हमारे देश में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, अपने कंपनीज खड़ा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है दोस्तों कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। इंडिया अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों भारत ने यूपीआई बनाया है, जिसे हमारे देश के करोड़ों लोग अभी यूज कर रहे हैं, जिसके चलते छोटे से छोटे व्यापारी या फिर सब्जी बेचने वालों से लेकर बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर पेमेंट्स तक यूपीआई ही यूज हो रहा है। और अब हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोइंग टेक और स्टार्टअप बेस बन चुका है। देखिए दोस्तों इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, यानी कि हमारे पास किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का, जैसे कि करेंसी फ्लक्चुएशंस हो या फिर ऑयल प्राइसेस का बढ़ना हो, हम आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी के पास से लोन लेकर। अगर हम दोनों देशों के सिचुएशन को समराइज करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स सिर्फ और सिर्फ $16 बिलियन है, लेकिन हमारे देश के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स का फॉरेन करेंसी रिजर्व है। जब आप देखेंगे कि उनका इन्फ्लेशन 7.3% है
और उनके कंपैरिजन में हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम है। उन्होंने 1958 से लेकर अब तक 20 से भी ज़्यादा बार IMF से लोन लिया है, लेकिन हमारे देश ने पिछले कई सालों से कोई भी लोन नहीं लिया है। चाहे उनके फॉरेन रिलेशनशिप्स हो या फिर उनका एग्रीकल्चर हो, उनके हर तरह से लगे पड़ी हैं। लेकिन हमारे देश की बात आती है तो हम एक बहुत सॉलिड स्टांस में हैं और सारा लेवरेज हमारे देश के ही पास है। और ये सिर्फ कोई ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये एक प्योरली वेरीफाइड डेटा है, जिसके चलते हमें दोनों देशों का डिफरेंस बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि आपके लिए ये सब समझना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जो देश अब डेब्ट के लूप में फंस चुका है, जिसके पानी और एनर्जी सोर्सेस दूसरे देश के कंट्रोल में हो, जिसके फॉरेन रिलेशंस एकदम ना के बराबर हो, वैसा देश कभी भी ग्रो कर नहीं पाए। और यही रीज़न है दोस्तों जिसके चलते पाकिस्तान बार बार जाकर चाइना पे डिपेंड हो रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और उसे ये तक नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि वो जो चाइना से इतना कर्ज ले रहा है ना, वो ही चाइना उसे पूरी तरह से खा जाएगा। और आप वहीं अगर हमारे देश की तरफ देखेंगे तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे ट्रेड रिलेशंस में ज़्यादा पावर, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक वेट और किसी दूसरे देश के सामने झुकने के बजाय अपने खुद के टर्म्स पे डिसीजंस लेने की एबिलिटी है। देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा देश अभी अनस्टॉपेबल है और पाकिस्तान हमारी बराबरी तो क्या, हमारे आसपास भी कभी नहीं आने वाला है। और बात रही हमारे साथ उनके वॉर करने की धमकी के बारे में, तो हमें सीधा सीधा समझ में आ चुका है दोस्तों कि उनकी औकात नहीं है हमसे टक्कर लेने की। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान ये सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा? क्या पाकिस्तान ग्रो कर पाएगा, या ये ट्रीटी सस्पेंशन के चलते पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स ही कर जाए? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।